गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपका टाइम बहुत ही अच्छा जा रहा हो, आपका दिन बहुत शुभ हो रहा हो। मैं आपकी दोस्त होस्ट जो भी आप समझ सकते हो आपकी गाइडर हूँ। यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो आज हेल्प करते हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो एनवीएस केवीएस के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम ना बहुत आप लोगों को डाउट रहता है कि कब कौन सा एग्ज़ाम सबसे बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी को भी पूछेंगे सैलरी वाइज क्या बड़ा जॉब है, तो तीन जॉब आते हैं टीचरशिप के लिए। मतलब तीन जॉब नहीं, तीन जगह पे जॉब। ओके, जैसे कि एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एंड आपका जो उड़ीसा आदर्श विद्यालय है। जो उड़ीसा के लोग हैं तो वो आदर्श विद्यालय में डाल सकते, बट बाहर के तो नहीं डाल सकते ना, अदर स्टेट्स के। तो एनवीएस केवीएस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के आर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड स्कूल्स। एंड जो आपके ओएवीएस हो गए या आदर्श विद्यालय, ये उड़ीसा स्टेट का है। ठीक है, अब इस सैलरी वाइज देखा जाए, ये तीनों का सैलरी बहुत ही हाई स्केल वाला है। 45 प्लस है, 47 प्लस है, पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी के अकॉर्डिंग। पीआरटी तो आपका प्राइमरी टीचर हो गया 1 to 5 क्लास के लिए। एंड आपका जो हो गया टीजीटी, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में ट्रेंड कब होता है, हम लोग बीएड करने से, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सो ये हो गया ट्रेंड ग्रेजुएट। तो ये हो गया आपका 6 to 8 क्लास के लिए। 9 to 12 जो भी स्कूल्स में है उनके लिए पीजीटी चाहिए। तो पीजीटी में नॉर्मली केवीएस एनवीएस के लिए सीटेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट उसका जो प्रिपरेशन है बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड प्लस ओएवीएस में भी सेम चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग एबिलिटी आना चाहिए। दैन आपको अपने सब्जेक्ट बेसिस पे नॉलेज होना चाहिए। पेडागोजीज आना चाहिए, लर्निंग टीचिंग के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए ऑल ओवर के लिए। एंड अभी का जो सीएसटीज चल रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्टेक्चुअल हाई स्कूल टीचर, उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आपको जीके, जनरल नॉलेज, पेडागोजी सब में आइडिया होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर बुक से आप पढ़ेंगे तो उसी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन में प्रिपेयर होता है प्रीवियस 10 years के क्वेश्चन पेपर को मस्ट करके ही। तो कोई भी पब्लिकेशन जो बहुत अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लर्न करेंगे, कोई भी बुक ले लो। जस्ट लाइक अरिहंत का बुक ले सकते हैं आप, अगर चाहे तो पेडागोजीज के लिए मांग से मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड उनके जो बुक्स हैं उसको पढ़ सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग, मैंने प्रीवियस भी बोला था कि उससे सबसे बेटर होता है, जैसे कि ना बहुत जगह पे कोचिंग दी जाती है, कोचिंग से बेटर है आप खुद से सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से, सेल्फ लर्निंग से बहुत जल्दी आप रिमेंबर करते हो, उसको याद रखते हो लॉन्ग टाइम के लिए। जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो वो चीज़ क्या होता है कि कभी कभी आप एब्सेंट माइंड रहते हो, कभी कभी फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट रहते हो, तो आपका पढ़ाई नहीं जाएगा। एंड आप एक दिन पढ़ने के बाद आज तो पढ़ के आया हूँ स्किप कर देते हो। तो ऐसे करने से स्टडी नहीं होगा, आपका एक रेगुलरिटी मेंटेन रखना है। इतना करिए, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। एंड जिनका मैथ्स वीक है, प्लीज़ मैथ स्टार्ट करिए। पीआरटीज के लिए, सीटेट के लिए, सीटेट ओटेट के लिए, ये सब के लिए चाहिए। बट हायर जो भी है तो वो अपने सब्जेक्ट वाइज थोड़ा क्लियर रखें, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड आप थिंक करो हायर लेवल का, तभी जाके लोअर लेवल में जॉब मिलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज 40 सीडीपीज क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं आने का कमिंग टाइम पे। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्राई कर रहे हैं। एंड एक बुक प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन, सबको मिला के ऑल अबाउट मैं ट्राई कर रही हूँ कि 6000 क्वेश्चंस का एक पूरा बुक लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। ऐसा नहीं है कि उसमें आंसर्स हैं, ओनली क्वेश्चंस रहेंगे। एंड मैं क्वेश्चन बैंक्स को फिर आप लोगों को प्रिपेयर करूँगी। इसमें एग्री कौन कौन है मुझे बोलिएगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं पड़ेंगे। आपको वरी होना नहीं है, बस आप लोग शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ कि अपनी हेल्प के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आप लोग यूज़ करोगे इसको बस। एंड हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़े रहें ताकि आपको मिले, सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें। एंड मे भी हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, अभी टाइम नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स आए सब में हेल्प हो जाए आपको, तो उसके लिए जुड़े रहिए।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन इज द pragmatists आर अगेंस्ट डैश। pragmatist हम लोग ऑलरेडी सेकंड सेम में pragmatism के बारे में पढ़े थे। अभी pragmatist कौन होते हैं या फिर किसके अगेंस्ट होते हैं, अभी कौन होते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहे हैं कि किसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है। सो pragmatist एक स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यूज को कैरी करते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स और एग्जामिनेशन करते हैं, एंड लास्ट वन द ब्रेक डाउन ऑफ द नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट। अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें आप थिंक कर लो, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज को लगाया है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को लगाया है बच्चों को नॉलेज देने के लिए। अगर हम नॉलेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो वो चीज़ टुकड़ों में बट जाएगा एंड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट था ये रॉन्ग है। आप जब भी क्वेश्चन को अटेंड करते हो, पहले जो चार ऑप्शंस रहेगा उसमें आप डिसाइड करना सीखो। डिसाइड जितना करोगे उसमें आपको आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश। प्रोजेक्ट मेथड बोला गया है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। फिर से आया, मैंने अभी बोला था, कोई चीज को शो करना है, दिखाना है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट मैथड। तो प्रैग्मेटिज्म में वही चीज हुआ था जहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू एंड आइडियाज को मिक्स करके सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया था एंड उसी मेथड को यूज किया गया था। तो दैट इज द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रैग्मेटिज्म में नेचुरलिज्म में नेचुरल आइडियाज लगेंगे, रियलिज्म में रियल थिंग्स जो सराउंडिंग अस है तो उसको दिखाया जाएगा, आइडियलिज्म में आइडियाज बेस्ड होगा। तो हमारा आंसर हो गया प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें प्रोजेक्ट मेथड में? ये प्रॉब्लमेटिक एक्ट करेगा, ये वॉलंटरी अंडरटेकिंग लेगा, कैरिड इन इट्स नेचुरल सेटिंग और यूज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जब टीवी होता है, आप मूवी देखते हो, सो ऑल अबाउट मूवीज के जितने भी सीन होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या कलर का कपड़ा पहना है, कैसे घर पे था, कौन सी जगह पे था, सब कुछ याद रहता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों सेंसेस काम कर रहे हैं, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है इसीलिए। तो वैसे यहाँ पे भी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ प्रोजेक्ट मेथड में। सिर्फ एक एक्शन प्रोजेक्ट मेथड नहीं करता। तो प्रोजेक्ट मेथड को एक टीवी जैसा सोच के आप आइडिया लगाना, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आंसर्स वाला ऑप्शन। Who among the following is not a follower of pragmatic philosophy? देखो अभी के न्यू क्वेश्चंस में बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसमें ये भी आ गया। Who among the following, ये जो चार एजुकेशनिस्ट हैं उनमें से कौन से इज नॉट ए फॉलोअर ऑफ द pragmatic philosophy। pragmatic philosophy के फॉलोअर कौन नहीं थे? किलपैट्रिक, पेस्टालॉजी, जॉन डिवे एंड विलियम जेम्स। सो आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे लोग इसके फॉलोअर्स थे पेस्टालॉजी को छोड़ के। तो पेस्टालॉजी इज द राइट आंसर। ओके, पेस्टालॉजी याद रखो, प्रैग्मेटिज्म के फॉलोअर्स नहीं थे। व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के साथ कौन सा एसोसिएट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, संयुक्त नहीं है? पर्पोसिव एजुकेशन, फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, आप समझ पाओ नहीं समझ पा रहे हो, फिर से प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखो। प्रोजेक्ट मेथड यूज हुआ था तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बच्चे खुद से सीख रहे हैं तो एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। यहाँ पे हमने बोला कि कौन सा इसका पार्ट नहीं होगा, नॉट। जब क्वेश्चन में नॉट आए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये हम लोग नॉर्मल जब क्वेश्चन करते हैं विदाउट नॉट, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव इंप्रेशंस आते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आया है। तो पर्पोसिव एजुकेशन, सारे एजुकेशन पर्पोसिव होते हैं। फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन सबको दिया जाता है ऑलमोस्ट, एक्सपीरियंस बेस्ड पे एजुकेशन होता है। तो दिस वन इज आवर आंसर, बिकॉज एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन से सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, सबको आप कैसे समझोगे वो भी है। हु एम्फसाइज, 6 नंबर क्वेश्चन पे आगे, हु एम्फसाइज द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन।
किसने बोला था या कौन से टाइप के एजुकेशन में रखा गया था कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। अच्छा, आपको मैं अगर हिंदी में बोलूं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये चीजों को एम ऑफ एजुकेशन किसने रखा था? किसने रखा था? आपको मैं बोल दूं, ये पॉइंट ऑफ व्यू था आइडियलिस्ट का। ठीक है, ये आप दिमाग में फटाक से आ जाएगा नेचुरलिस्ट वाला पॉइंट, बट आइडियलिस्ट, सत्य, आपका सत्य हो गया, सुंदरम हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम, गुडनेस को हमने शिवम रख दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों चीजों को फॉलो किसने किया था? आइडियलिस्ट ने एम ऑफ एजुकेशन रखा। द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसको हम बोलते हैं? रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिर से आ गए हम सेम पॉइंट पे, प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो ये डिटेल सब कुछ बोलता है, तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ओके, then next, who said no fixed aims of education and no values in advance? No fixed aim of education and no values in advanced. ये आपका ना, जो प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स थे वो बोले थे कि आपका अगर एजुकेशन फिक्स्ड पॉइंट के लिए हो गया तो यू आर लिमिटेड, आपका लिमिटेड हो गया, एंड आपको वैल्यूज अगर नहीं मिले तो वो भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स थे जो जिन्होंने फिक्स्ड एम नहीं रखा, नो फिक्स्ड वैल्यूज, नो फिक्स्ड एम्स नहीं रखा। ओके, then next question, which school of philosophy of education stresses the direct study of men and things through tours and travels? टूर्स एंड ट्रैवल्स के अकॉर्डिंग कौन से को हमने पॉइंट पे रखा? सो ये तो पूरा डायरेक्ट दिख रहा है, जब आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में जाते हो तो ये सोसाइटी रिलेट हो जाता है, तो ये हो गया सोशल रियलिज्म। ठीक है, रियल थिंग्स के बेस्ड पे, क्योंकि मैन एंड थिंग्स को हमने ज्वाइन किया, कनेक्ट किया है। देन टेंथ में आ गए, which school raised the slogan, एक स्लोगन बोला था, things as they are and as they are likely to be encountered in, चीजें जैसे हैं उसको वैसे देखो, एंड देखने के बाद उसके साथ वैसे ही बिहेव करो या उसको वैसे ही यूज करो, लाइक रेदर देन वर्ड्स। ठीक है, इसको वर्ड्स मत समझो, एक शब्द मत समझो, इसको यूज करो थिंक समझ के। रियलिस्ट बोले थे, आइडियलिस्ट बोले थे, प्रैग्मेटिस्ट बोले थे और एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोले थे। किसने बोला था? तो ये डायरेक्ट चीज है, जब हम थिंग्स के ऊपर आते हैं एंड उसको रियल बेसिस में यूज करना चाहते हो, तो दैट इज द एग्जाम्पल और दैट इज द थिंग और दैट इज द स्लोगन यूज्ड बाय द रियलिस्ट। तो ये रियलिस्ट का पॉइंट है। देन, एज हक्सले pleaded for the introduction of a complete and through scientific culture into school, he is claimed to be dash। अगर एक पर्सन कुछ रियल थिंग्स को इंट्रोड्यूस करता है एंड साइंटिफिक कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाता है स्कूल्स में, एंड तब हम उसको क्या बोलेंगे? तो हक्सले को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? ए रियलिस्ट, एन आइडियलिस्ट, ए नेचुरलिस्ट, ए प्रैग्मेटिस्ट। साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाया गया स्कूल्स पे, तो रियलिस्ट का काम है साइंटिफिक स्टडी को इनकॉर्पोरेट करना, बिकॉज उससे साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा एंड उसके साथ साइंटिफिक नॉलेज भी मिलेगा बच्चों को। Then 12th number, which school of philosophy very strongly advocates that education should be vocational in characters? vocational in characters बोला गया, कौन से स्कूल के फिलोसॉफी में मेंशन किया गया था कि स्ट्रांगली एडवोकेट किया गया था कि एजुकेशन में वोकेशनल होना चाहिए? रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो फिर से आया रियलिज्म। जब भी आपको वोकेशनल, थिंग्स, साइंटिफिक ये सारे वर्ड्स मिल जाए तो ये रियलिज्म का पॉइंट है। ओके, देन मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसॉफी इज क्लोजर टू डैश। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, मार्क्सिस्ट के ऊपर है। मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसॉफी किसके साथ क्लोजर है? रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। ये है रियलिज्म के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले के टाइम पे नहीं आता था, बट अभी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा डिटेल जानना है इसके ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस होते थे ना, लोग छोड़ के आते थे, इसलिए ये इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं सारा दे दे रही हूँ। ठीक है, which school of philosophy of education regrets dualism between the cultural and vocational curriculum? आइडियलिज्म,
मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो रिग्रेट्स, रिग्रेट्स बोला गया है। रिग्रेट्स मीन्स फिर से नेगेटिव पॉइंट्स पे आ गया। डुअलिज्म बिटवीन, ये जो डुअलिज्म चल रहा था कल्चरल एंड वोकेशनल करिकुलम, इस पे रिग्रेट्स किसने किया है। आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ये मार्क्सिज्म होगा, बिकॉज बाकी सब ने इसको फॉलो किया था एंड उसको बढ़ावा करने के लिए सपोर्ट किया था। Which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism, existentialism? तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों में सेम है। एम्फासिस ऑन द इंडिविजुअल, एम्फासिस ऑन द वैल्यू एजुकेशन, एम्फासिस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एम्फासिस ऑन स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो कौन सा चीज सबसे ज्यादा फॉलो किया गया है। तो आप सबसे ज्यादा चीजों में कौन सा चीज को फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल्स को। बिकॉज इंडिविजुअल्स अगर रहें उनमें वैल्यूज भी आएंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी वो जानेंगे एंड स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन भी होगा। तो ये हो गया बेस्ट पॉइंट ऑल ऑफ द एबव में। Who was the 19th century founder of existentialism? 19th century में existentialism का फाउंडर कौन थे। हेगल, रॉशो, डीजे ओकॉनर एंड सोरेन किरकेगार्ड। तो कौन थे ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये हमने पढ़ा भी था प्रीवियसली। सोरेन किरकेगार्ड, ओके, सोरेन किरकेगार्ड ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के फाउंडर थे 19th सेंचुरी के। देन 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। Which of the following doesn't pertain to intellectual development aim of education? Intellectual development aim of education, not pertain. देखो नॉट आ गया फिर से। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कल्टिवेशन इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन ओवर। कौन सा नहीं होगा। आपको डायरेक्ट दिख रहा है, देखो इंटेलिजेंस यहाँ पे वर्ड है, ट्रेनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ माइंड हो गया, ये भी तो इंटेलेक्चुअल हो गया, ये कॉग्निशन, ये तीनों हो गए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल नॉट ए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये एक सेपरेट एस्पेक्ट है, तो इसको हम अलग रखेंगे। अकॉर्डिंग टू व्हिच फिलोसॉफी, 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिच फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन। सो यहाँ पे चाइल्डहुड को कौन से पॉइंट के लिए रखा गया कि ये खुद का जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करता है एंड बच्चे बच्चे ही होते हैं। रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, कौन से पॉइंट होंगे। सो देखो बच्चे बच्चे ही रहेंगे, ये नेचुरल पॉइंट है, ठीक है। नेचुरलिज्म होगा। इफ नेचुरलिज्म नहीं होता, कोई कंफ्यूज होते तो रियलिज्म को मार सकते थे, बट नेचुरलिज्म इज द राइट आंसर इफ नेचुरलिज्म पॉइंट है। रियलिज्म भी इसको सपोर्ट करता है थोड़ा बहुत। देन 19 नंबर पे आगे, हु एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस। किसने बोला था। डीवे, रोशो, पेस्टालॉजी एंड विवेकानंद। दिवे दिवे आपके दिवे ने बोला था कि एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन को सोशल प्रोसेस होना चाहिए। देन देखो 20 नंबर क्वेश्चन में आ गए। दैट इज एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनटू एन एंजॉयबल, रैशनल, हार्मोनियसली बैलेंस्ड, यूजफुल, हैंस नेचुरल लाइफ। व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन बिलीव्स दैट। हम एजुकेशन को एंजॉय करना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, हारमोनियस होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ये नेचुरल लाइफ का है। रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो यहाँ पे आपको पॉइंट डायरेक्ट मिल रहा है कि ये सारी चीज आप अगर नेचुरल लाइफ का वर्ड को पकड़ लो तो नेचुरलिज्म में आ जाएगा, बट दैट इज नॉट नेचुरलिज्म, ये आता है आपका आइडियलिज्म, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, आइडियलिज्म होगा राइट आंसर। देन आ गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना प्रैग्मेटिज्म रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज अ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म आपका आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, उसके ऊपर क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी देखो एनईपी आ गया, ये 2020 न्यू चल रहा हो गया। इन एनईपी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। जो पहले का 10+2 सिस्टम था वो कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो वो अभी चेंज हो गया है 5+3+3+4, ठीक है। आप एनईपी 2020 का वीडियो थोड़ा देख लो। According to National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to the grade
डैश कौन से ग्रेड तक टीचर अपने लैंग्वेज पे या जो लैंग्वेज मदर टंग है उसमें पढ़ा सकते हैं बच्चों को, कौन से ग्रेड के बच्चों तक। तो ये है आपका, दैट इज अ ग्रेड 5। ओके, राइट आंसर इज द ग्रेड 5। बाय व्हिच ईयर the minimum degree qualification for teaching is going to be a 4 years integrated B.Ed degree। कौन से ईयर तक मिनिमम 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री को इनकॉर्पोरेट किया गया है क्वालिफिकेशन में? ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे 2030 बोला गया है, 2030 तक ये हो जाएगा। अभी से स्टार्ट हुआ है तो 2022 आप बोल सकते हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इम्प्लीमेंट करके पूरा कंप्लीट करना है सबको, 4 इयर्स के डिग्री कोर्सेज लेने हैं B.Ed के, तो ये हो गया 2030 तक कंप्लीट होगा। Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2017? तो जो NEP 2020 आया उसका जो ड्राफ्टिंग का चेयरमैन थे वो कौन थे? वसुधा कर्मात, सॉरी ये आपका कमात है, मेरा फंबल हो गया। वसुधा कमात, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, KJ अल्फोंस, देन है आपका राम शंकर कुरेल, कुरिल और कुरेल भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस इतने सारे मिल गए हैं। तो 2017 में जब ड्राफ्टिंग कमिटी बैठा कि NEP 2020 लाना है, तो उस टाइम पे इनको चेयरमैनशिप दिया गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, देन 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 by how much percentage the gross enrollment ratio in higher education to be raised? कितना परसेंटेज में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन में बढ़ाया गया है? दैट इज 50%, पूरा 50% डेवलपमेंट हुआ था ये इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश विल बी क्रिएटेड एन एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर बिल्डिंग एंड रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020। सो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो रिसर्च कल्चर है, बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी है, उसका एक एपेक्स बॉडी बना के बढ़ाया गया। तो इसको किसने किया था? नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर कमीशन एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो ये है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो ये 26 नंबर हो गया। देन नेक्स्ट, so the next question is what is the proposed name of National Teacher Education Framework 2021? National Council for Teacher Education NCT 2021 or National Curriculum Framework for Teacher Education NCFTE 2021, National Professional Standards for Teacher NPST 2021 or Professional Standards Setting Body PSSB 2021। तो ये आपका जो अभी का प्रपोज किया गया है 2021 में नेशनल टीचर एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको मैं बता दूं फटाफट से, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 रखा गया। ओके, देन नेक्स्ट, what is the single greatest tool for achieving social justice and equality according to NEP 2020? So according to NEP 2020, कौन सा एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी हम ला सकते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन। किसके थ्रू आ सकता है? एजुकेशन। आपको लगेगा ना सारा आंसर करेक्ट है, बट ये एजुकेशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, सो दैट हम ओनली एजुकेशन पे मार्क करेंगे। ओके, देन 29 पे आ जाते हैं। ब्रिजिंग द गैप्स in excess participation and learning outcomes of children will continue to be one of the major goals of all education sectors development program. What is the major gap identified in NEP 2020? सो हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी लैकुना रह गया है कि बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा, उस पॉइंट्स पे बच्चों का एक्सेस करना, पार्टिसिपेशन करना, लर्निंग आउटकम्स निकालना, उसके लिए जो भी ब्रीज हमने बताया, सो उस ब्रीज को क्रिएट करने से पहले क्या उसमें गैप था, उसको क्या बोलते थे हम, आइडेंटिफाई NEP 2020 में किए थे।
सो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या है? social category gaps, emotional category gaps, the physical category gaps and religious category gaps. सबसे फर्स्ट वाला आई थिंक आपका आंसर है, दैट मीन्स द सोशल कैटेगरी गैप्स, बिकॉज सोशल कैटेगरी गैप्स में ये तीनों आते हैं, तो ये वो हो जाएगा right answer. Then 30. NEP 2020 recommends that regions of the country with the large population from educationally disadvantaged SEDGS should be declared as DAS. सो हम जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है एंड वो एजुकेशनली डिसएडवांटेज है, मतलब उस सेक्शन में अभी तक एजुकेशन ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशियो कल्चरल जोन्स, सोशियो ज्योग्राफिकल जोन्स, सोशियो इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल एजुकेशनल जोन्स, उसको उस जोन को हम क्या बोलेंगे? सो दैट इज द स्पेशल एजुकेशनल जोन्स, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन बहुत नीड होगा. नेक्स्ट 31 में NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality of education for all girls as well as the transgender students. What will be the name of the fund? कौन से फंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जाए, उनको भी एजुकेशन दिया जाए इक्वालिटी के लिए? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है. तो आपको मैं बता दूं, जब भी वुमेन्स आते हैं, गर्ल्स आते हैं या ट्रांसजेंडर्स आते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं, तो इसको बोला जाता है जेंडर इंक्लूजन, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स को नॉर्मल स्कूल्स में हम डाल नहीं सकते, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में डालना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. तो उसके अकॉर्डिंग अगर फंड हम लोग एकुमुलेट कर रहे हैं, एसिमुलेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा जेंडर इंक्लूजन फंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर पे. व्हाट इज द अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड मेंशन इन द NEP 2020? स्पेशल नीड्स बच्चों का नाम यहाँ पे क्या मेंशन किया गया NEP 2020 के अकॉर्डिंग? दिव्यांग चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड, डिस्टॉर्ट चाइल्ड, डिस्टिंग्विश्ड चाइल्ड. तो ये है आपका फर्स्ट वाला. थोड़ा सा हिंदी टर्म हम लोग ने डाला है, NEP 2020 में डाला गया है दिव्यांग चाइल्ड. ओके, 33 में आते हैं. अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सर्व शिक्षा अभियान विल बी सबज्यूम्ड एज न्यू प्रोग्राम. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? सर्व शिक्षा अभियान का नाम को चेंज किया गया है एंड उस प्रोग्राम का नाम अभी बन गया है सर्व शिक्षा स्कीम. तो सर्व शिक्षा स्कीम बोला गया अभी, और सर्व शिक्षा अभियान नहीं रहा. ओके, establishment of the DIETs was a result of one of the recommendations of the dash. किसका recommendations था? अगर DITs हम लोग खोलना चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो वही कौन से कमीशन ने वो बोला था? एजुकेशन कमीशन 1966, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53 एंड नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986. किसने बोला था? सो ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है. ओके, हम 33 में थे. 33 में हमने समग्र शिक्षा स्कीम को हम सर्व बोल दिए, सॉरी फॉर दैट. ये समग्र है, सर्व को यहाँ पे वर्ड चेंज किया गया, समग्र, समग्र शिक्षा स्कीम. ओके, SSS और SQ बोल सकते हो. एंड ये आपका आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया. एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्कूल एजुकेशन करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्टेजेस. कौन कितने पेडागोजिकल स्टेजेस में डिवाइड किया गया और कौन से सीक्वेंस में? मिडिल एज, प्रिपरेटरी स्टेज, एलिमेंटरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज. ओके, सो ये
आपका क्वेश्चन है 35 नंबर का, फिर से देख लो। मतलब एनईपी जो 2020 हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये आपके पेडागोजिकल स्टेजेस हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कौन से सीक्वेंस में हम पहला जाएंगे? आप जानते हो सबसे पहले बच्चों को मैं हिंट देती हूँ, जिनको पता भी नहीं रहेगा वो पता कर लेंगे। तो दैट इज द फाउंडेशन स्टेज इज द फर्स्ट वन। तो फाउंडेशन स्टेज आप यहाँ पे पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर तो ये मिल गया, फिर भी हम देखेंगे। फाउंडेशन के बाद आता प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशन के बाद आएगा मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज के बाद आएगा आपका एलिमेंट्री स्टेज। ठीक है, सॉरी सॉरी एलिमेंट्री नहीं आएगा, मिडिल स्टेज हो गया ना, तो एलिमेंट्री तो उसी में चला गया। सो मिडिल स्टेज के बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज। तो आपका आ गया एलिमेंट्री स्टेज और नहीं रहा, यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज, उसके बाद हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज में जाएंगे, देन मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज हम नहीं डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 36 नंबर पे आते हैं, द प्रॉपर एज फॉर द एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द प्री प्राइमरी स्कूल इज डैश। प्री प्राइमरी स्कूल्स में कौन से एज में बच्चों को एडमिशन किया जाता है? 3.5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। 3.5 ईयर्स, अभी के टाइम पे 3.5 ईयर्स में क्या जा रहा है प्री प्राइमरी में, प्राइमरी से बिफोर है। Then next, one of the objectives of education is to conserve scientific and democratic attitude is given in the DAS report. कौन से रिपोर्ट में ये साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को रखा गया था? मतलब एजुकेशन का एक उद्देश्य माना गया था इसको कंजर्व करना है। कोठारी कमीशन में, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, यशपाल कमेटी में और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन में किस में रखा गया है? तो ये ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आपका 1986 था, 1992 था, दोनों में कुछ कुछ पॉइंट सेम थे, उसमें रखा गया था। ठीक है, देन आते हैं ए रिव्यू ऑफ 1986 एनपीई द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय डैश। कौन से कमेटी ने ये किया था? नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स, यशपाल कमेटी, राममूर्ति कमेटी, हंस मेहता कमेटी। किसने किया था? दैट इज, आपको याद दिला दूं, ये पावर ऑफ एक्शंस एंड पावर ऑफ एक्शंस बोल रही, प्रोग्राम ऑफ एक्शंस एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन को पावर ऑफ एक्शन बोल दी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड द एनपी 1986, ये दोनों जो था इसको समझने के लिए, इसको एनालिसिस करने के लिए, रिव्यू डालने के लिए राममूर्ति कमेटी आया था। एंड उसी को यहाँ पे मेंशन करना है, राममूर्ति कमेटी। ओके, देन ये तो अभी हमने किया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआईईटीज वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। तो फिर से बता दो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ओके, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, रिपीट है क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडिया Constitution embodies the provisions for the early childhood care and education for the children below the age of 6 years, जिनका एज 6 साल से कम है एंड जो छोटे बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड हैं उनको केयर करने का कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? आर्टिकल 45, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51, आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 तो ये मदर टंग के लिए है, प्रमोशन ऑफ हिंदी वाला पॉइंट्स है उसी में। आर्टिकल 51 भी नहीं है। आर्टिकल 21 तो आपका एजुकेशन के लिए ही है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बट आर्टिकल 45 एजुकेशन के साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 6 years एज, ये होना चाहिए। तो आर्टिकल 45 इज द राइट आंसर। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही चाहिए तो हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करूंगी, बताऊंगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, उसको शॉर्टकट प्रिपेयर करते रहिए तो आपका प्रिपरेशन भी होते जाएगा। उसके साथ आप लोग चाहो तो जीके वीके का भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगी जो कि अभी करंट में चल रहा है, एंड उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट पे मुझे बताएं ताकि और भी नेक्स्ट वीडियो वैसे आए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।